हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं ना। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कहिए या टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस कहिए। पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा चुके हैं कैटलिस्ट किसको कहते हैं। सब्सटेंस को, पदार्थ को, मैटर को कैटलिस्ट कहते हैं और इस फिनोमेना को, इस घटना को क्या कहते हैं? कैटालाइसिस, है ना। और कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैटलिस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें? लेक्चर नंबर 6 में। उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस और टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो अब देखो कैटलिस्ट जो है ना बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है ना। कुछ कैटलिस्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसको क्या कहोगे बताओ? पॉजिटिव कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, उसको क्या कहोगे? निगेटिव कैटलिस्ट। सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है कि किसी कोई खास प्रोडक्ट जब रिएक्शन होता है, इसमें से कोई खास प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। उसके बाद है कैटालाइटिक प्रमोटर। एक कैटालाइटिक प्रमोटर उसके बारे में पढ़ेंगे। यह कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देता है, उसको कैटालाइटिक प्रमोटर कहेंगे। एक है एंटी कैटलिस्ट और कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन जो कैटलिस्ट की क्षमता को क्या करता है? घटा देता है। ये 5 प्रकार का कैटलिस्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसी घटना को क्या कहेंगे? कैटालाइसिस। समझ में आ गया होगा बच्चों? एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे कि किसको कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, किसको कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। पॉजिटिव कैटलिस्ट फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं आपको पॉजिटिव कैटालाइसिस और कैटलिस्ट जो कहेंगे पॉजिटिव कैटालाइसिस। नाम से ये स्पष्ट है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। इसको हिंदी में कहते हैं पॉजिटिव को धनात्मक, कैटालाइसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट क्या है तो समझिए गया। तो वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के वेग को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और इस घटना को, इस फिनोमेना को पॉजिटिव कैटालाइसिस कहा जाता है। तो जनरली कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो सवाल उठता है यह रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा देता है? आखिर यह करता क्या है जो रिएक्शन के रेट बढ़ जाता है? तो चूंकि किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना अधिक होगा, वह रिएक्शन उतना धीरे धीरे होगा, उस रिएक्शन के रेट उतना स्लो होगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? यह रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसलिए रिएक्शन के रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, है ना।
ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। those catalysts which increases the rate of chemical reaction, increases the rate of chemical reaction is called positive catalyst, and this phenomenon is called positive catalysis। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या वेग को बढ़ा देता है उसे पॉजिटिव धनात्मक कैटलिस्ट कहा जाता है, एवं इस घटना को पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है ना। इंग्लिश में उसका हिंदी लिख दिए। निया वैसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? बढ़ाता है ना। वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल से देखिएगा, एग्जांपल हम दे रहे हैं KClO3 कल बताए KClO3 पोटासियम क्लोरेट है ना। ये रिएक्टेंट ये जब ब्रेक करके बनाता है KCl प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बनाने का जो है लेबोरेटरी मेथड है प्रयोगशाला। यह रिएक्शन जो है इसमें पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज करके टूट के KCl पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। यह रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए यह रिएक्शन धीरे धीरे होगा। हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तब न रिएक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत अधिक होता है। अब इसी रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो जो रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वह रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर ही होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर Mn कैसा काम किया? कैटलिस्ट का काम किया। यहाँ पर हम कैटलिस्ट के रूप में दे देंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसको देने से क्या होगा कि जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वह अब लो टेम्परेचर पर ही होने लगेगा। इसीलिए यहाँ MnO2 क्या किया? रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। रिएक्शन के रेट को क्या किया? बढ़ा दिया। इसीलिए यहाँ MnO2 कैसा काम किया? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया। कैसा काम किया? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया। एरो पर जो देंगे समझ जाना हुआ कैटलिस्ट। एरो पर जो चीज दिए वह समझ जाना है क्या है? कैटलिस्ट है। इसलिए कैसा काम किया? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम। ओके, देखिए आप बच्चों, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है।
ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट जो है सभी रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हम कल एग्जाम्पल से हम आपको बताए, है ना। अब हेबर विधि द्वारा अमोनिया को प्रोडक्शन करते हैं। हेबर विधि द्वारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि हेबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, अमोनिया का। याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, यह संयोग करके अमोनिया बनाता है। यह संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, आयरन। कैटेलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, आयरन। यह आयरन क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इसीलिए यहाँ आयरन ऐसा काम किया, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, हेबर्स प्रोसेस, माने हेबर की विधि नाम है। ये ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो याद रखिएगा कि हेबर प्रोसेस में हम लोग कैटेलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, बताओ, आयरन। पोटासियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के लिए किस कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ये सब याद रहेगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आयरन दे देंगे, यही MnO2 यहाँ दे देंगे, इसके लिए कैटेलिस्ट नहीं होगा। यह MnO2 कैटेलिस्ट हुआ इस रिएक्शन के लिए। अब वही MnO2 के बदले यहाँ पर आयरन दे दोगे तो यह रिएक्शन कैटेलिस्ट का काम नहीं करेगा। यहाँ आयरन, MnO2 की जगह आयरन यहाँ पर दे दोगे, इस रिएक्शन के लिए आयरन कैटेलिस्ट का काम नहीं करेगा। आयरन कैटेलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन के लिए, MnO2 कैटेलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन। समझ में आया। उसी तरह से देखो, H2SO4 का उत्पादन करते हैं। H2SO4 का जब उत्पादन किया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस से, तो वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर बना देता है क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। इस ऑक्सीडेशन के यूज करता है कहाँ, H2SO4 के कांटेक्ट प्रोसेस। पढ़ाएंगे फिर ब्लॉक एलिमेंट में, कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। यह क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये जो है H2SO4 के उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, किसमें, कैटेलिस्ट के लिए। समझ रहे हैं, यह सभी क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और देखिए H2O2, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना। यह डिकम्पोज करके बनाता है H2O प्लस O2। यह डिकम्पोज करके क्या बनाता है, H2O प्लस O2। ओके, तो यहाँ पर जब हम कैटेलिस्ट के रूप में प्लेटिनम देते हैं, कैटेलिस्ट के रूप में प्लेटिनम देते हैं, तो यह हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, यह टूट के H2O प्लस O2 बनाता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम कौन किया, प्लेटिनम। समझ रहे हैं ना। तो ये जितना भी कैटेलिस्ट लिखे हैं, यह सभी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। अतः इसे पॉजिटिव कैटेलाइसिस कहा जाता है।
इस क्रिया को पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। और ये जितना भी कैटलिस्ट देख रहे हैं यहाँ, आयरन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटिनम, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटालिसिस। सर याद रखिएगा, जब याद लगोरी टेस्ट है, याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के लिए कौन कैटलिस्ट चाहिए? मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन क्या नाम है इसका? H2O2, इसको क्या पढ़ोगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन के लिए कौन कैटलिस्ट चाहिए? प्लेटिनम। सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के लिए कौन कैटलिस्ट चाहिए? नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन हेबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन में कौन कैटलिस्ट चाहिए? आयरन। यह सभी क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, अतः इसे हम क्या कहेंगे? बोलो, पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसको उतारो बच्चों, बढ़िया से उतार लो, समझ रहे हैं ना? यही सब ऑब्जेक्टिव सब में दे देगा। इस रिएक्शन के लिए कौन कैटलिस्ट काम करेगा, इसके लिए कौन करेगा, ये सब याद करेगा तभी बनेगा। समझ रहे हैं ना? याद रखना, जिस तरह से आपको पढ़ाए थे कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग टेबलेट यूज होता है, उसी प्रकार से अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। फिर अब देखिए, अब यह जो है रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है, इसको समझिएगा। कल भी हम पिछला वीडियो में ग्राफ बताए थे, फिर बता रहे हैं यह रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है ना? इसके लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर करना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर करना होगा। ये हुआ 0 पॉइंट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, उसी को हम लोग लिखते हैं RC, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और y एक्सिस पर हम लोग देते हैं एनर्जी, यानी एनर्जी जो है, एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है बॉटम टू टॉप बढ़ता है y एक्सिस पर, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कहाँ बढ़ता है? x एक्सिस पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट। शुरू में क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ न कुछ एनर्जी पहले से रहता है। तो मान लीजिए इतना एनर्जी पहले से है, उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं, इस एनर्जी से रिएक्टेंट के अणु प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। इसके लिए इसे एक न्यूनतम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना? उसी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। TE मतलब क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं आउटलाइन में बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है 5 चैप्टर है, उसमें से 4 चैप्टर तो हम लॉकडाउन से पहले पढ़ा दिए थे। चौथा जो सॉल्यूशन तो कुछ ही दिन पढ़ाए कि लॉकडाउन लग रहा है, तो 5वां पढ़ा रहे हैं। तो केमिकल कैटेगरीज पढ़ा रहे हैं ना? तो ये हुआ तुम्हारा क्या? इंटरनल एनर्जी। टोटल हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में, एक एक्स्ट्रा न्यूनतम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यह हुआ क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, EA शॉर्ट में लिख लें, EA को पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। देखिएगा हम बोलते भी है ना, बहुत लड़का कहता है सर लिखे नहीं, हम बोलते हैं EA को क्या पढ़िएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट मतलब बिना कैटेलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी है ना। अब हम क्या किए, इसमें कैटेलिस्ट दे देते हैं। यह कैटेलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। यह एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ध्यान दीजिए, है ना? ये जो है तुम्हारा
ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बना रहे हैं यह कब का दिखा रहे हैं, जब हम इसमें कैटलिस्ट डाले हैं तब, जब हम इसमें कैटलिस्ट दिए हैं इसका, है ना। यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। आपने क्या देखा बच्चों, बताओ आपने क्या देखा कि जब हम विदाउट कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट नहीं दिए थे इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतना, और जब हम इसमें कैटलिस्ट दिए ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, घट गया। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तब क्या होगा कि वे मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी अधिक रहेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी का अवशोषण करेगा, तब वह इस लेवल पर आएगा और वह प्रोडक्ट में बदलेगा। और जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा तो वह थोड़ा जोर से ही कोलाइड करेगा, टकराएगा, उसका वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा और वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटेगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो, बढ़ जाएगा। तो ऐसे कैटलिस्ट को आप क्या करोगे, बताओ, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? बढ़िया से कॉपी में लिखना, ये R1 हुआ रिएक्टेंट, P1 हुआ प्रोडक्ट, है ना। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट बता दिए। अब दूसरा पढ़िए नेगेटिव कैटलिस्ट। सबको कॉपी में हम बढ़िया से लिखते चलिएगा। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, है ना। उधर मेटलर्जी में 4 मेटल पढ़ना है, 3 मेटल को वीडियो हम लोड कर दिए हैं। अब एक सिर्फ बचा है कौन, एल्युमिनियम। उसका भी किसी दिन वीडियो देखें तब वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसमें लिंगन डायग्राम है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसके बाद पढ़िए निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटेलाइसिस या निगेटिव कैटलिस्ट। हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण। और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट। ऐसे मिलाकर क्या कहेंगे, निगेटिव कैटेलाइसिस। नाम से ये स्पष्ट है कि कुछ कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को घटा देता है ना। तो ऐसे कैटलिस्ट को निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, यह ब्रेक करके बनाता है फॉस्जीन गैस COCl2 तथा HCl बनाता है, COCl2 तथा HCl बनाता है। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन, हवा में जो 21% ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के द्वारा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर बनाता है एक पॉइजनस गैस। कोई सब ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम, एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम है COCl2, फॉस्जीन गैस बनाता है ना। ये रिएक्शन तेजी से होता है। अब इस रिएक्शन के रेट को घटाने के लिए हम इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। इथाइल अल्कोहल मिलाने से क्या होता है कि जो रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा था, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन तेजी से हो रहा था, वह इसके ऑक्सीडेशन के रेट को क्या करता है, घटा देता है। तो यहाँ इथाइल अल्कोहल कैसा काम किया, निगेटिव कैटलिस्ट पे काम किया, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कैटेलाइसिस कहेंगे। उसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यह डिकम्पोज करके H2 और O2 बनाता है ना। इसका ऑक्सीडेशन तेजी से होता है। अब जो है हम इसमें हम क्या करते हैं, इसका डिकम्पोजिशन तेजी से होता है।
अब हम इसमें क्या करते हैं, फास्फोरिक एसिड मिला देते हैं H3PO4। तो H3PO4 क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन को यानी टूटने की दर को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। कौन घटा दिया, H3PO4। यहाँ H3PO4 कैसा काम किया, नेगेटिव कैटेलिस्ट पे काम किया, चूंकि यह रिएक्शन के रेट को घटा देता है। समझ रहे हैं, याद रखना है सब। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या देते हैं, फास्फोरिक एसिड, जो नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। उसी तरह से देखो पेट्रोल जो है, पेट्रोल में नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है ना, आवाज करने का गुण पाया जाता है, नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है। उसके नॉकिंग को कम करने के लिए हम उसमें टेट्राइथाइल लेड मिला देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TEL, तेल मिला देते हैं, टेट्राइथाइल लेड मिला देते हैं। तो क्या होता है कि पेट्रोल का नॉकिंग जो है कम हो जाता है। तो यहाँ टेट्राइथाइल लेड क्या किया, पेट्रोल के नॉकिंग प्रॉपर्टी को घटा दिया, इसीलिए तेल जो है तुम्हारा नेगेटिव कैटेलिस्ट हुआ, और इस घटना को क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटेलाइसिस कहेंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों। दोज कैटेलिस्ट which decreases the rate of chemical reaction is called negative catalyst, and this phenomenon is called negative catalysis. ओके, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है या वेग को घटा देता है, कम कर देता है, उसे नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है, एवं इस घटना को नेगेटिव कैटेलाइसिस कहा जाता है ना। नेगेटिव कैटेलाइसिस और नेगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है ना। ऑक्सीडेशन, इसका एग्जांपल लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला जानता होगा बच्चों, CHCl3। यह क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म का हवा में ऑक्सीडेशन कराते हैं, CHCl3, इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं हवा में। यह क्या बनाता है, COCl2 प्लस HCl। क्या बनाता है, COCl2 प्लस HCl बनाता है। ओके, COCl2 प्लस HCl बनाता है। इसका नाम है फॉस्जीन। COCl2 को क्या पढ़ते हैं, फॉस्जीन या पॉइजनस गैस। बैलेंस है 2 कार्बन 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2, ठीक है, फर्स्ट हो गया। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन तेजी से होता है,
क्लोरोफॉर्म जो है एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा टूट के पॉजिटिव गैस बनाता है CuCl2 और HCl बनाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कैटेलिस्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बता ही चुके हैं, एरो पर जो देते हैं वह कैटेलिस्ट हुआ। यहाँ कैटेलिस्ट के रूप में हम क्या दिए, इथाइल अल्कोहल दिए। ये इथाइल अल्कोहल क्या किया, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, इस ऑक्सीडेशन के लिए इथाइल अल्कोहल कैसा काम किया, नेगेटिव कैटेलिस्ट। कैसा काम किया बच्चों बताओ, नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम किया, क्योंकि यह इसके रेट को या इसके ऑक्सीडेशन की दर, ऑक्सीडेशन के वेग को घटा देता है, अतः इसे हम नेगेटिव कैटेलिस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, सब तो दिमाग में रखना है कि किसके लिए कौन पॉजिटिव कैटेलिस्ट काम किया, कौन नेगेटिव काम किया। अब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिकम्पोजिशन हिंदी होता है विघटन। देखो हिंदी बोल दिएगा, लेकिन अक्सर हिंदी तो नहीं लिखा, बोले तो आपको लिख दीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन, है ना। तो देखो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका जब हम विघटन कराते हैं, जब टूटता है तो टूट के बनाता है H2O प्लस O2। इसका डिकम्पोजिशन तेजी से होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 क्या हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट के बनाता है H2O, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। यह डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। जब हम इसमें फास्फोरिक एसिड दे देते हैं, H3PO4 को कहते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया, फास्फोरिक एसिड। यह फास्फोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन को घटा देता है, इसके टूटने की दर को घटा देता है ना। इसके टूटने की दर को क्या करता है, घटा देता है। अतः इसे हम क्या कहेंगे, अतः इसे हम नेगेटिव कैटेलिस्ट कहेंगे, और इस घटना को नेगेटिव कैटेलिस्ट। ओके, देखो पेट्रोल के नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए, पेट्रोल के नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए हम क्या मिला देते हैं इसमें, टेट्रा इथाइलेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं TEL। टी मनवा टेट्रा, ई मींस इथाइल, एल मींस क्या होगा, लेट। यहाँ टेट्रा इथाइलेट कैसा काम किया, बोलो, नेगेटिव कैटेलिस्ट। ओके, तो लिखिएगा बढ़िया से, तो बढ़िया से लिखिएगा, फिर समझिएगा। पेट्रोल जो है इसके नॉकिंग माने क्रैकिंग साउंड को, क्रैकिंग ना आवाज करने वाले साउंड को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको कहते हैं टेट्राइथाइलेट, है ना। ये टेट्राइथाइलेट क्या करता है, पेट्रोल के नॉकिंग को डिक्रीज कर देता है, यानी इसके रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। इसीलिए इस रिएक्शन के लिए टेट्राइथाइलेट कैसा काम किया, नेगेटिव कैटेलिस्ट। ओके, तो यह नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम कैसे करता है बच्चों, इसमें दिमाग में रखना है। इसके पहले क्या बताए थे कि कैटेलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा, यह क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे ही बढ़ा देगा तो कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी अचीव करेगा, जिसके कारण कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और रिएक्शन के रेट क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब इस केस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए रिएक्शन के रेट डिक्रीज। तो हम याद रखना है बच्चों, फिर से बता रहे हैं, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन के लिए कैटेलिस्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल लेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए कैटेलिस्ट के रूप में फास्फोरिक एसिड लेंगे, H3PO4 फास्फोरिक एसिड लेंगे, है ना। और
पेट्रोल के नॉकिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेट्राइथाइल लेड लेंगे। यह सभी क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को घटाएगा, इसलिए नेगेटिव कैटेलिस्ट का घटाया जाए नहीं घटाया। इसको उतारो, हम रुकते हैं तब तक, इसको उतारिए तब रुकते हैं। सेम है, उसी तरह का ग्राफ है, इसमें उसी तरह का ग्राफ है, आप इसको देखिएगा कैसे बन रहा है ना। पूरा चैप्टर हम यहाँ से कंप्लीट करें। उधर से मेटलर्जी कंप्लीट हो ही गया है, सिर्फ एक पढ़ाना है एल्युमिनियम, है ना। उसका तो वीडियो बना हुआ है ही, उसको सिर्फ लोड कर देंगे, आपको एल्युमिनियम को मिल जाएगा। चैप्टर कंप्लीट है, बस ये वही लिंगन डायग्राम बचा है, उसको अलग से पढ़ा देंगे, तब फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो चैप्टर आपका कहने का मतलब कंप्लीट है। एल्युमिनियम पढ़ा देंगे, चैप्टर कंप्लीट है। ये दूसरा पॉइंट देखिए, रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये तुम्हारा क्या है, एनर्जी है, या क्या है, एनर्जी। बताइए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, या रिएक्टेंट एक्टिवेशन इंटरनल एनर्जी हुआ, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, है ना। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। यहाँ जान दीजिएगा, जस्ट उल्टा बात है, जस्ट उल्टा बात है इसमें। ये जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का हुआ बच्चों, तो समझने वाली बात है। केस में एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो देख रहे हैं आप, एक्टिवेशन एनर्जी हुआ कब, विदाउट कैटेलिस्ट, जस्ट उल्टा है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट। जब कैटेलिस्ट नहीं दिए उस समय एक्टिवेशन एनर्जी इतना, और जब हम इसमें कैटेलिस्ट दे दिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट। मान लो कैटेलिस्ट के रूप में हम ले लिए क्या, इथाइल अल्कोहल, यदि क्लोरोफॉर्म है तो सब में नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H3PO4 दे दिए। यदि पेट्रोल है तो टेट्राइथाइल लेड दे दिए, है ना। यह सभी क्या करता है, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, है ना, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो गया, तो कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी को अचीव करेगा, इसीलिए कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शन के रेट क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे कैटेलिस्ट को क्या कहोगे भैया, नेगेटिव कैटेलिस्ट। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, बोलो, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटेलाइसिस। समझ में बढ़िया से आ गया होगा। पॉजिटिव कैटेलिस्ट किसको कहेंगे, नेगेटिव कैटेलिस्ट किसको कहेंगे। और उतारो, उसे उतारो, हम रुकते हैं, उसे रेस्ट भी कर लेते हैं, है ना।
उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टर्म ऑटो कैटालाइसिस, है ना। ऑटो कैटालाइसिस ये दो टर्म हम लोग पढ़ लिए। सबसे तो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, 50% ऑब्जेक्टिव है ना। केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछता है ना, किसको कहते हैं नहीं कहते हैं, सब क्वेश्चन नहीं आता। केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमेशा केमिस्ट्री से रहता है। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है, इसका क्या मतलब हुआ सही नहीं समझे। वहाँ देखिए कैसे पूछेगा, कहेगा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए रिएक्शन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। वहाँ याद रखोगे इथाइल कौन मिलाया जाता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं पूछता है कि नेगेटिव कैटलिस्ट किसको करें, इसकी पूछने की संभावना कम। वह पूछ देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीडेशन को घटाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं। पेट्रोल के नोकिंग को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं। इस तरह क्वेश्चन रहता है। वही बोले कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है, इससे नहीं रहता है क्या किसको कहते हैं नहीं कहते हैं, सब नहीं पूछता है। इन्हें पूछेगा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है। ऑटो कैटालाइसिस थर्ड नंबर पर में जा रहे हैं। ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस में क्या होता है, आप लोग आयरन करते हैं घर पे, ऑटो कट। ऑटो कट का मतलब समझा, वोल्टेज जब खुल गया तो अपने आप ब्रेक हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ऑटो कट। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ऑटो कैटालिस्ट या ऑटो कैटालाइसिस। अभी तक हम जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें हम क्या किए, एक अलग से कैटालिस्ट दिए। इसमें क्या किए बोलो, अलग से कैटालिस्ट दिए। लेकिन इस प्रकार के रिएक्शन में क्या करते हैं, अलग से कैटालिस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार के कैटालिस्ट, इस प्रकार के रिएक्शन में अलग से कैटालिस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी रिएक्शन में से कोई खास प्रोडक्ट, कैटालिस्ट पे काम करता है। इसी रिएक्शन में कोई खास प्रोडक्ट कैटालिस्ट पे काम करता है, तो ऐसे कैटालिस्ट को हम लोग ऑटो कैटालिस्ट। फिर से सुनिएगा, अभी तक हम जितना भी पढ़े पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, सब में अलग से रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए अलग से कैटालिस्ट दिए। लेकिन ऑटो कैटालिस्ट में क्या होता है, इसमें अलग से हम कैटालिस्ट नहीं देते। रिएक्शन के दरमियान कोई खास प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो उस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, तो ऐसे कैटालिस्ट को ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं और इस घटना को ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। ओके, when one of the product of the reaction acts as catalyst, when one of the product of a reaction acts as catalyst for a reaction, then it is called ऑटो कैटालिस्ट, and this phenomenon is called ऑटो कैटालाइसिस।
समझ गए? बताइए, जब प्रोडक्ट पदार्थ में से पदार्थों में से है ना, when जब प्रोडक्ट पदार्थ में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है एवं इस घटना को ऑटो कैटेलाइसिस कहा रिएक्शन लिखेंगे आप तब ये समझिएगा, अदरवाइज नहीं समझिएगा। पहले हम परिचय दिए, हम 100 बार बोलेंगे आप नहीं समझ। रिएक्शन लिखेंगे फट से। देखिए एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विथ कैमेलोफोर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो ऑक्जेलिक एसिड का हम टाइट्रेशन कराते हैं किसके साथ? कैमेलोफोर के साथ, पोटासियम परमैंगनेट के साथ। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या हुआ? H2C2O4। देखो ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली ये होता है COOH। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुट गया तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑक्जेलिक एसिड। देखो यहाँ H तो क्या हो गया? H2, यहाँ CC क्या होगा? C2, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, क्या होगा? 4 है ना ऑक्जेलिक एसिड। इसके साथ जनरली 2 मॉलिक्यूल वाटर मिला रहता है, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड या हुआ एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। इसका हम टाइट्रेशन करते हैं कैमेलोफोर के साथ, या ऑक्सीडेशन करते हैं कैमेलोफोर के साथ, है ना, कैमेलोफोर के साथ करते हैं H2C2O4। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, है ना। तो देखो KMnO4 जिसको पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका पिंक कलर होता है, गुलाबी कलर, है ना। यह ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया? K2SO4 प्लस MnSO4 मैग्नस सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 बैलेंस करने के लिए 5 दे देते हैं, 5 2 10, है ना। यहाँ 2, यहाँ पे क्या दे दिया? 2। यहाँ सल्फेट हो गया कितना? मैग्नीज हो गया कितना? 2। यहाँ पे क्या दे दिया? 2। यहाँ सल्फेट हो गया कितना? 2 1 3, यहाँ 3 दे दिया, है ना। हाइड्रोजन हो गया कितना? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16, क्या दे? अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ऑटो कैटेलिस्ट। इस रिएक्शन में देखो हम अलग से कोई कैटेलिस्ट नहीं देंगे। जब हम ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के टाइट्रेशन करते हैं KMnO4 के साथ प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यह बनाता है K2SO4 पोटासियम सल्फेट मैग्नस सल्फेट। MnSO4 को क्या कहेंगे? मैग्नस सल्फेट, है ना। और क्या बनता है? H2O और CO2 बनता है। यह रिएक्शन जो होता है ना, ये शुरू में धीरे धीरे होता है, और बाद में यह क्या होता है? तेजी से।
शुरू में यह रिएक्शन धीरे धीरे होता है, अब बाद में यह तेजी से होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन में से ये जो 4 प्रोडक्ट बना है, ये चारों प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो इस रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है? MnSO4। तो पूछता है इसे, कौन पूछता है? MnSO4। यह कैसा काम कर रहा है? बोलो, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। यहाँ MnSO4 मैग्नीज सल्फेट या इसी को Mn++ भी कहेंगे। Mn++ को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। क्योंकि यह स्वतः बना, इसको हम बनाए नहीं, इसको मैंने इस रिएक्शन में अलग से कैटलिस्ट तो नहीं दी, रिएक्शन के दरमियान स्वतः बना, इसीलिए यहाँ MnSO4 को हम लोग ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप बना और इस घटना को ऑटो कैटालिसिस। अब कहोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि यह रिएक्शन शुरू में धीरे धीरे हो रहा था, अब बाद में तेजी से होने लगा, ये कैसे? तो देखो भैया, उसका जवाब है केमेनोफोर जो इसका कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है, तो शुरू में पिंक कलर जो केमेनोफोर का है यह फेड होता है धीरे धीरे, इसका कलर धीरे धीरे गायब होता है और कुछ समय के बाद इसका कलर जो है तेजी से फेड होने लगता है, तेजी से गायब होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद रिएक्शन तेजी से होने लगा। फिर समझिएगा कि केमेनोफोर का कलर पिंक होता है, गुलाबी। इस रिएक्शन में चूंकि केमेनोफोर भाग ले रहा है, ये तो प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसका कलर धीरे धीरे फेड होता है, धीरे धीरे गायब होता है और जैसे ही समय बीतता है यह रिएक्शन क्या होता है? तेजी से होने लगता है। यह रिएक्शन क्या होता है? तेजी से होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में से कोई खास ऐसा प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट काम कर रहा है, और कैटलिस्ट क्या कर रहा है? MnSO4 तेजी से MnSO4 मैग्नीज सल्फेट जो है क्या कर रहा है? बन गया, जो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। इसीलिए केमेनोफोर का कलर जो है बाद में तेजी से, शुरू में धीरे धीरे गायब होता है, बाद में तेजी से गायब होने लगता है। इसका मतलब है कि इसमें MnSO4 जो है एक कैटलिस्ट बना है जो रिएक्शन के रेट को क्या किया? बढ़ा दिया। तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? बताओ। रिएक्शन को हम लोग ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। हो गया बच्चों? इसमें 5 तरह के हैं, सोचते हैं 5 उपाय आएंगे। इसके लिए ग्राफ लेते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में कोई ग्राफ खींचते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। है ना? ये टाइम हुआ, ये टाइम एक्सिस हुआ, ये हुआ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना? इस y एक्सिस पर हम लिखा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और x एक्सिस पर हम क्या लिखा है? टाइम, है ना? तो शुरू में देखो यह रिएक्शन जो है, शुरू में जो यह रिएक्शन है ना, शुरू में यह रिएक्शन जो है इस तरह से, है ना? इस तरह से इसका ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस टाइम के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, इस ग्राफ क्या कर रहा है। इसी बात को हम ग्राफ से दिखाएं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच ग्राफ, है ना? टाइम के बीच हम ग्राफ।
इसमें आप क्या देख रहे हैं, शुरू में इस रिएक्शन का रेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन y एक्सिस में टाइम x एक्सिस में है। शुरू में यह रिएक्शन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, शुरू में यह रिएक्शन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद देखो तेजी से बढ़ने लगता है, उसके बाद क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई खास एक प्रोडक्ट जो है उस रिएक्शन के लिए क्या किया, कैटलिस्ट में काम किया, इसलिए हम इस कैटलिस्ट को क्या कहेंगे, ऑटोलिस्ट, है ना। यहाँ क्या कहते हैं, हियर MnSO4, ऑब्जेक्टिव में कहीं MnSO4 रहेगा, कहीं Mn प्लस प्लस रहेगा। हियर यहाँ MnSO4 मैग्नस सल्फेट, या ब्रैकेट में रहेगा Mn प्लस प्लस XH ऑटो कैटलिस्ट, है ना। कैसा काम किया, ऑटो। ओके, दो टर्म और है बच्चों, उसको भी हम पढ़ा देते हैं। जैसे कैटालाइटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर होता है, ग्राफ होता है। 3 टर्म पढ़ा है, 2 टर्म और है, इस वीडियो में उसको खींच देते हैं, लंबा होता है। कैटालाइटिक प्रमोटर, इसी को कहते हैं एक्टिवेटर, कैटालाइटिक प्रमोटर। चौथा टर्म देखिएगा, कैटालाइटिक प्रमोटर्स, कैटालाइटिक प्रमोटर्स या इसी को कहते हैं एक्टिवेटर। यह बिल्कुल अलग चीज, कैटालाइटिक प्रमोटर या इसी को कहते हैं एक्टिवेटर। कैटालाइटिक प्रमोटर या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। इसमें देखिएगा कि इसमें ये कैटालाइटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर क्या है। एक्टिवेटर जो है अपने आप में कैटलिस्ट नहीं है, एक्टिवेटर जो है अपने आप में कैटलिस्ट नहीं है। जब किसी रिएक्शन में इसको डाला जाता है तो यह क्या करता है, कैटलिस्ट के एफिशिएंसी, कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपने आप में यह कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन जब इस पदार्थ को किसी केमिकल रिएक्शन में डाला जाता है, यह क्या करता है, कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग कैटालाइटिक प्रमोटर कहते हैं या एक्टिवेटर कहते हैं, है ना। जैसे हेबर की विधि द्वारा जब हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ कैटलिस्ट के रूप में आयरन कार्य करता है। अमोनिया हेबर विधि द्वारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके जो अमोनिया बनाया, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में कौन कार्य करता है, आयरन। अब आयरन कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए यहाँ पर मोलिब्डेनम दिया जाता है। यह मोलिब्डेनम क्या करता है, आयरन कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देता है, आयरन कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालाइटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर। ओके, यानी बूस्टर का काम करता है। जैसे तुम लोग मोबाइल में भराते हो ना, जियो के मोबाइल भराते हो, मान लो 1 GB 1.5 GB का डेली डाटा लेते हो, है ना। बल्कि तुमको डेली जो है 1.5 GB मिल रहा है, तो उसी 1.5 GB से तुम क्या करते हो, मोबाइल देखते हो, नेट यूज करते हो। अब मान लो तुम किसी खास दिन 1.5 GB से ज्यादा का काम कर रहे हो, ज्यादा तुमको काम की जरूरत पड़ गई, 1.5 GB से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो 1.5 GB से तो ज्यादा मोबाइल काम करेगा। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, अलग से वो बूस्टर पैक डलवाते हैं।
वह बूस्टर पैक क्या करता है, जब तुम्हारा काम नहीं कर रहा था नेट, उसे फिर से वह काम कराने लगा। यहाँ बूस्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेटर। बूस्टर को ही क्या कहेंगे बच्चों, एक्टिवेटर। नहीं लिखिए, द सब्सटेंस which increases the substance which increases the substances which increases the efficiency of the catalyst. The substances which increases the efficiency of a catalyst in a chemical reaction. Efficiency of a catalyst in a chemical reaction. But themselves are not catalysts. But themselves are not catalysts, are called catalytic promoters or activators. But themselves are not catalysts. Are called क्या, कैटालाइटिक प्रमोटर और एक्टिवेटर। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं कैटेलिस्ट नहीं होता है, उसे कैटेलिस्ट नहीं होता है, उसे कैटालाइटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर कहा जाता है। तो क्या करता है, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है, जो उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देता है, ऐसे पदार्थ को आप लोग क्या कहिएगा, कैटालाइटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर। देखिएगा रिएक्शन से बता रहे हैं, समझिएगा फट से, पहले ही बोल रहे हैं कि रिएक्शंस लिखेंगे तब आप समझिएगा क्या। आपको बताया कि हेबर की विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हेबर की विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके बनाया अमोनिया। हेबर हेवर्स प्रोसेस है ना। हेबर की विधि के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, बोलो, अमोनिया बनाते हैं, हेवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग
कैटेलिस्ट के रूप में, इस रिएक्शन में हम लोग कैटेलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? आयरन। कैटेलिस्ट के रूप में क्या लिए बताओ? आयरन। आयरन जो है यहाँ कैसा काम किया बताइए? पढ़ा चुके पहले आयरन कैसा काम किया? कैटेलिस्ट। आयरन कैसा काम किया? कैटेलिस्ट, है ना। अब देखो इस कैटेलिस्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं मॉलिब्डेनम। क्या लेते हैं बच्चों बताओ? मॉलिब्डेनम। इसका एटॉमिक नंबर 42 होता है, ध्यान दीजिएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। अब मॉलिब्डेनम है ना, ये यहाँ मॉलिब्डेनम कैसा काम किया? मोटर के काम। समझ में? हेबर की विधि द्वारा जब हम लोग अमोनिया का उत्पादन करते हैं तो हम कैटेलिस्ट के रूप में आयरन के यूज करते हैं, है ना। तो इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम मॉलिब्डेनम देते हैं। यह मॉलिब्डेनम क्या करता है? मॉलिब्डेनम जो है आयरन की क्षमता को बढ़ा देता है, कैटेलिस्ट की क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए हम इसे एक्टिवेटर कहेंगे या कैटेलाइटिक प्रमोटर कहेंगे, है ना। उसको कैसे होता है हम इसको आप समझिए, नहीं समझे हम कैसे? अब मैकेनिज्म जब हम आगे पढ़ाएंगे, होमोजेनियस कैटेलाइसिस, हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस की जब हम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि ये कैटेलिस्ट रिएक्टेंट क्या करता है? कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाके एडजॉर्ब करता है। ये रिएक्टेंट क्या करता है? कैटेलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब कर जाता है, जाके चिपक जाता है। देखिए ये आयरन है, ये आयरन जो है, आयरन Fe है ना। इसके सतह पर जाके आयरन क्या होता है? इसके सतह पर जाके हाइड्रोजन चिपक जाता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसकी सतह पर जाके ये क्या होता है? ऐसे चिपक, ऐसे जाके चिपक, ओके, है ना। और इस दोनों के बीच देखिए ये डिस्टेंस है, ये बॉन्ड डिस्टेंस है, ऐसे ये कैटेलिस्ट हुआ, इसके सतह पर ये जाके क्या हुआ? चिपक, है ना। इस दोनों डिस्टेंस बिटवीन कैटेलिस्ट पार्टिकल, ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन कैटेलिस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस between कैटेलिस्ट पार्टिकल के बीच क्या होगा? अब हम क्या किए? इसमें मॉलिब्डेनम है। अब हम इसमें क्या किए भैया? मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। तब क्या होगा? आयरन, ये आयरन, इसके बीच डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया। अब इसके सतह पर जो हाइड्रोजन आके चिपका, इसके सतह पर जो आके हाइड्रोजन चिपका, इसके बीच की दूरी क्या हुआ? बढ़ गया। इसके बीच की दूरी क्या हुआ? बोलो, बढ़ गया। इसके बीच की दूरी जो बढ़ गया, अब यह क्या होगा? आसानी से न टूटेगा। इसके बीच की दूरी, इसके देखो बीच की दूरी क्या हुआ? बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों के बीच की दूरी इतना है, अभी दोनों के बीच की दूरी इतना है। डिस्टेंस बिटवीन कैटेलिस्ट पार्टिकल के बीच की दूरी जो है इतना है। जैसे ही मॉलिब्डेनम दिए
तो मॉलिक्यूलर क्या हुआ, आयरन के बीच में आ गया, आयरन के बीच में आ गया तो दो आयरन एटम के बीच की दूरी बढ़ गया। अब आयरन की सतह पर हाइड्रोजन जाके चिपक गया, हाइड्रोजन जाके क्या हुआ, चिपक गया। तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड क्या हुआ, बढ़ गया। तो बॉन्ड बढ़ गया, तो बॉन्ड जब स्ट्रेच हो जाएगा तो वह बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वह बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, वह आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड मच वीकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या हो जाता है ऐसा होने से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मच वीकेंड ना। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो एच एच के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या होता है, मोर वीकेंड एंड क्लिप्स रेडियली as clips रेडियली, और वह टूटता है। अरे हाइड्रोजन है ना भैया, तो एच एच हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है ना। यह आयरन के सतह पर जाके एडजॉर्ब हुआ, आयरन के सतह पर क्या हुआ है, एडजॉर्ब हुआ। जैसे ही मॉलिक्यूलर दे दिए तो दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। यह कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा, वही कि कोवेलेंट बॉन्ड मच वीकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। हैंस क्लिप्स रेडियली, इसलिए वह क्या होता है, तेजी से टूटता है। दिस इज नोन एज अबाउट कैटालाइटिक मोटर, है ना। 4 पढ़ा दिए। एक और है बच्चों, कैटालाइटिक पॉइजन, या इसी को एंटी कैटलिस्ट कहते हैं, या इसी को इनहिबिटर। इसको उतारिए, इसको अच्छी तरह से उतार दीजिए। एंड लास्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैटालाइटिक इनहिबिटर, कैटालाइटिक पॉइजन और एंटी कैटलिस्ट। एकदम याद रखिएगा, यही सब पूछता है क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन और इसी को कहते हैं कैटालाइटिक पॉइजन कहिए, या इसी को क्या कहिएगा, इनहिबिटर कहिए। इनहिबिटर कहिए, या इसी को कहिए एंटी कैटालिस्ट, इसी को कहिए एंटी कैटालिस्ट। कैटालाइटिक पॉइजन और इनहिबिटर्स और एंटी कैटालिस्ट, तीनों नाम है। कैटालाइटिक पॉइजन के लिए, या इनहिबिटर के लिए, या एंटी कैटालिस्ट। इसको उतारा बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एच एच के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे मॉलिक्यूलर लिए तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड की दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। यदि कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो गया, इसीलिए आसानी से टूटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर, या इसी को कहेंगे एंटी कैटलिस्ट। नाम से ही स्पष्ट है, यह वैसा पदार्थ है जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देता है ना। यह ऐसा पदार्थ है जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैटालाइटिक पॉइजन कहेंगे, इनहिबिटर कहेंगे, या एंटी कैटलिस्ट कहेंगे। The substances which decreases the efficiency
of a catalyst, the substances which decreases the efficiency of a catalyst are called catalytic poison or inhibitors or anti-catalysts। वे पदार्थ जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देता है, कम कर देता है, उसे कैटालाइटिक पॉइजन कहा जाता है ना। जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटा देता है उसे क्या कहते हैं? कैटालाइटिक पॉइजन, है ना। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, जैसे आपको अभी तुरंत बताया हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन करते हैं। हेबर विधि द्वारा जो अमोनिया का उत्पादन करते हैं, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में क्या लिए? आयरन, और प्रमोटर के रूप में क्या लिए? मॉलिब्डेनम। लेकिन जब इसी में हम लोग क्या ले लेंगे? H2S ले लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे, यह क्या करता है? इस रिएक्शन के रेट को घटा देता है। यह H2S को कैसा काम किया? कैटालाइटिक पॉइजन से काम किया। जैसे हेबर प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है? बता चुके हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। इससे क्या बनता है? अमोनिया। यहाँ क्या लेते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। यहाँ कैटलिस्ट के रूप में क्या लिए? आयरन। कैटलिस्ट के रूप में क्या लिए? आयरन, है ना। आयरन कैटलिस्ट पे काम किया। यहाँ आयरन कैसा काम किया? कैटलिस्ट पे काम। इसी में तुम ले लो क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। यह जो है कैसा काम करेगा? कैटालाइटिक पॉइजन काम करेगा। मॉलिब्डेनम जब लिए तो कैसा काम किया? एक्टिवेटर। यहाँ H2S इस रिएक्शन के लिए कैसा काम किया? पॉइजन पे काम किया। H2S को आप क्या कहिएगा? एंटी कैटलिस्ट कहिएगा या इनहिबिटर कहिएगा, कैटालाइटिक पॉइजन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन के जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वह वाटर बनता है। प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ H2 इज पॉइजन्ड बाय CO। अब नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, तुरंत समझ में आ जाएगा कि यह पॉइजन को काम कैसे करता है ना। पॉइजन को काम कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ H2, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं, यह बनाता है क्या? H2O। यह क्या बनाता है? H2O। जब हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यह क्या बनाता है बच्चों? बताओ, H2O। यह रिएक्शन अपने आप नहीं होगा,
तब तो हाइड्रोजन है, वातावरण में जितना ऑक्सीजन है सबके साथ कंबाइन करके ये क्या बना ले, H2O बना ले। यह ऐसा नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लेटिनम कैटेलिस्ट देते हैं। क्या देते हैं, प्लेटिनम कैटेलिस्ट देते हैं। प्लेटिनम जब कैटेलिस्ट देते हैं तब यह रिएक्शन होता है, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, H2O। दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हवा में तो ऑक्सीजन नहीं है ना, यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करके H2O बनाता है। यह रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, यहाँ पर आपको प्लेटिनम कैटेलिस्ट देना होगा तब यह रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन के रेट को घटाने के लिए तुम क्या करो, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। तब यह क्या करता है, यह क्या करता है, रिएक्शन के रेट को घटा देता है। इसीलिए यहाँ पर यह कैसा काम करेगा, पॉइजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा काम किया बताओ, पॉइजन। यानी यह क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लेटिनम कैटेलिस्ट की क्षमता को घटा दिया। इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यह प्लेटिनम कैटेलिस्ट की क्षमता को घटा दिया। इसीलिए यहाँ इस रिएक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा काम किया, कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन। तो देखो कैसे पॉइजन होगा। मान लो ये नहीं देते, मान लो ये नहीं देंगे, तो पहले ही बताया है कि कैटेलिस्ट जो है, रिएक्टर क्या करता है, कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाके चिपक जाता है। तो ये प्लेटिनम कैटेलिस्ट है, ये प्लेटिनम कैटेलिस्ट है, प्लेटिनम कैटेलिस्ट है। इसके सरफेस पर जाके ये क्या होगा, चिपक। समझ में, सतह पर जाके प्लेटिनम का ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके सतह पर जाके चिपक जाएगा ना। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, यह हाइड्रोजन को जाने नहीं देता है, बल्कि यह खुद चला जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम दिए तो यह क्या करता है, हाइड्रोजन को नहीं जाने देता है, बल्कि यह स्वयं आ जाता है, बल्कि यह क्या आ जाता है, स्वयं आ जाता है इसके सतह। इसके सतह पर क्या आ जाता है, स्वयं आ जाता है। ओके, इसके सतह पर यह स्वयं आ जाता है। जाना चाहिए किसको, जाना चाहिए प्लेटिनम के सतह पर किसको, हाइड्रोजन को। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही दिए, यह हाइड्रोजन के सतह पर खुद चला आया। यानी कि यह प्लेटिनम कैटेलिस्ट की क्षमता को क्या किया, घटा दिया। तो ऐसे कैटेलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को, बाहरी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, कैटालाइटिक पॉइजन कहेंगे। या फिगर क्या हुआ, पॉइजनिंग ऑफ पॉइजनिंग, यह पॉइजनिंग का काम कर रहा है ना। पॉइजनिंग ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनिंग ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, क्योंकि इसमें 5 टर्म एक ही कवर किए। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या है, ऑटो कैटेलिस्ट किसको कहेंगे, उसके बाद बताए कैटालाइटिक प्रमोटर, उसके बाद क्या बताए, कैटालाइटिक इनहिबिटर। ये 5 टर्म पढ़ाए, डिटेल से पढ़ाए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा, समझ रहे हैं ना। यह जो सरफेस केमिस्ट्री का कौन है, 7th लेक्चर है ना। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, 7th लेक्चर है।
तो वीडियो अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा जब 1 से लेके 6 तक को आप अच्छी तरह से देख के उसको कॉपी में उतार लोगे, तभी जो है 7th वीडियो बढ़िया से समझ पाएगा। 7 तक जब बढ़िया से देख लोगे तब 8 समझ में आएगा। इस तरह से इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना कि संजीव सर के द्वारा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। उसको बढ़िया से देखिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए। इसके पहले हम मेटलर्जी लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। 1 से 2 लेक्चर और लेंगे, 1 से 2 लेक्चर और लेंगे, मेटलर्जी कंप्लीट हो गया। यानी मेटलर्जी से 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। एक 5 नंबर का लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट आएगा, एक 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन मेटलर्जी से आ जाता है, जबकि सिलेबस के अनुसार आना चाहिए 3 मार्क्स का, लेकिन 8 से 10 नंबर आता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको सरफेस केमिस्ट्री। अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे तब हम दूसरा चैप्टर में इन करेंगे। समझ रहा? तो तुम डेली पढ़ोगे ना, इसको खत्म कर देंगे। थैंक्स।